नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट मिशन का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया और मेरे को अपने विचार व्यक्त करने की एक जगह दी। हम सभी को पता है प्राचीन भारत कितना महान रहा है। भारत तो अभी भी महान है, लेकिन प्राचीन भारत की एक डेफिनेशन हमारे बीच में रही है कि उसमें जो इन्वेंशंस रही है, उसमें जो डिस्कवरीज रही हैं, वो बहुत बड़ी और ऊंचे लेवल का हमारा रहा है। और आज देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो इसी श्रृंखला के अंदर आज आईटीडीएम ने जब मुझे बोला कि आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाले दिन आपको कुछ इस पे साझा करना चाहिए अपने विचार, तो इनका जो एक प्रोग्राम चल रहा है देश की बात देश का राग, उसमें आज 28वां लेक्चर है ये। और मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा आईटीडीएम को कि वो एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, लोगों को जानने को मिल रहा है। क्योंकि मैंने पिछले टॉक्स देखे जिन्होंने एग्रीकल्चर से लेके और आज की तारीख में जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें, और नॉर्थ ईस्ट को लेके इन लोग आईटीडीएम का काफ़ी अच्छा काम रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कितना कितना लोगों को आगे, जैसे आप कहते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए जो हेल्प चाहिए, उसके अंदर आईटीडीएम का एक बहुत मेजर रोल रहा है। और मैं इस चीज़ के लिए इनकी बड़ी तारीफ करूँगा कि दे आर वेरी गुड इन दिस थिंग। तो अब लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक एंड थिंग दैट। देखिए, हम आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी, और आप मेरे टॉक के दौरान देखेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में और इंडिया में कितना एक क्लोज रिलेशन रहा है। हम लोग तो वैसे भी कृषि प्रधान देश रहे हैं, और कृषि प्रधान देश के साथ साथ हम लोगों की जो सोच है, हमारा जो एक अपना, जिसका आप कहते हैं हमारा जो एक क्या कहते हैं ट्रेडिशन है, दैट ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू नेचर, एनवायरनमेंट। हर चीज़ में हम एक नेचुरल प्रोसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप छोटी से छोटी चीज़ की भी अगर बात देखेंगे, हम कोशिश ये करते हैं कि इसका एक ऑप्शन, अगर हमें कोई नेचुरल रिसोर्स मिल जाए, दैट इज मच बेटर देन यूजिंग अ प्लास्टिक ऑप्शंस। शहरों में जरूर कुछ दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, लेकिन अगर हम विलेजेस और अपने दूसरे जगहों की टाउन्स की बात करें, छोटे सिटीज़ की बात करें, दे स्टिल लुक फॉर नेचुरल। और अब दिल्ली या किसी भी बड़े शहर की अगर हम बात करें, things are changing. Everybody is moving towards organic सब्जियां लेने की कोशिश होती है, ऑर्गेनिक दालें। सो दिस इज हमारी कोशिश वही है, लेकिन ज़रूरतों को देखते हुए और सिचुएशंस को देखते हुए हमारी जो टाइप ऑफ डिमांड है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। उसी चीज़ को मैं बताते हुए आज हम लोगों का टॉपिक जो है, उसी पे मैं बहुत सारी आपको चीज़ें दिखाऊंगा जिसके अंदर ये क्लियर कट दिखता है कि वी आर अ एनवायरमेंट लविंग नेशन। वी केयर फॉर दैट नॉट फ्रॉम टुडे बट फ्रॉम द फास्ट 7,000 ईयर्स। इंडिया कोई छोटा देश नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और आज जब मैं आपसे इस हिस्ट्री की बात करने जा रहा हूँ या आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ, तो मेरे एक दो पॉइंट्स हैं जिस पर मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को पहले सोचें, और जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो इस चीज़ पे ध्यान दें। और पहली उसके अंदर चीज़ है कि आपको अपनी भाषा सीखनी चाहिए। हमारी जो भाषा है, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, चाहे वो किसी स्टेट की हो या हिंदी हो, संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, आपको भाषा आनी चाहिए। भाषा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम फ्रॉम अ केमिस्ट्री बैकग्राउंड, बट आई एम सेइंग दैट अ लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लैंग्वेज इतनी छोटी चीज़ नहीं है। लैंग्वेज आपको अपनी चीज़ें समझने की कोशिश करती है। आप फेसबुक पे या ट्विटर पे आजकल बहुत शेयर होता है, न्यूज़ में भी आता है दैट जर्मनी संस्कृत फीवर ग्रिप्स जर्मनी। जर्मनी क्यों संस्कृत पढ़ना चाह रहा है? ब्रिटेन में दे आर हैविंग संस्कृत क्लासेस, व्हाई? एंड seriously, if you study about big scientists or are scientists who have worked or invented something, you will find they have studied these literature, Sanskrit or any other language which gives them the foundation. हमारा फाउंडेशन, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन ये नहीं कि आज के आज बन के आ गए। वो फाउंडेशन किसी तरह बनाया जाता है हज़ारों सालों के अंदर। कोई भी चीज़ जो आज सामने आई है, अगर मैं आप इस कंप्यूटर की भी बात कर रहा हूँ, आपके सामने डिजिटल है, डिजिटल के अंदर वी से वी आर यूजिंग कोडिंग लैंग्वेज, बट कोडिंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय whom?
Pinani, our sage, has been given credit for this language, that he wrote what those things which are being used in computer systems today. तो पिनानी कब तक 2000 साल पहले. तो आप अगर क्रेडिट आज उसको कोई वैल्यू नहीं करते बिकॉज इट टुक 2000 ईयर्स टू डेवलप, हमें समझ में ही नहीं आया कि ये था क्या और रेलिवेंस कहाँ हुई, लेकिन फाउंडेशन कहाँ से आई. तो उसी चीज़ को दर्शाते हुए मैं कोशिश करूँगा कि आज हम और भी चीज़ें आपसे कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँ जिसके बारे में हमें नहीं मालूम है और विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग फ्रॉम द साइंटिफिक बैकग्राउंड में आपको उसके प्रूफ्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा. देयर आर मैनी साइंटिस्ट. आई एम रियली थैंकफुल टू द साइंटिफिक कम्युनिटी ऑफ आवर नेशन, जो पिछले 15-20 सालों के अंदर उन्होंने एक अपना नज़रिया चेंज किया और नज़रिया चेंज किया टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड. कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके पीछे उसके आगे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, ऐसे ही नहीं आती है कोई भी चीज़. आपको ये चीज़ अच्छे से माननी पड़ेगी और मेरी कोशिश यही है, इसीलिए मैं इसमें काम भी करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप अगर अपनी हिस्ट्री नहीं जानोगे कैसे काम चलेगा. हिस्ट्री इज़ योर फाउंडेशन. द फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द फाउंडेशन. योर फाउंडेशन नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग. सो उसी चीज़ के अंदर, इसी श्रृंखला के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें जानकारी दूंगा, है ना. और हम लोग ये सुनते आए हैं बहुत टाइम से पहले भी कि इंडिया जो है एक बहुत महान देश रहा है. एंशिएंट इंडिया वाज वेरी बिग सुपर पावर. उसके अंदर ये चीज़ें थी, वो चीज़ें थी, यहाँ था वहाँ था, एवरीथिंग. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक व्हेन वी ग्रू अप, हम लोग उसे एक माइथोलॉजी कहते थे, एक कहानी के रूप में जाते थे. लेकिन आई एम थैंकफुल टू द वर्ल्ड दैट वी आर नाउ इन द डिजिटल वर्ल्ड. थिंग्स हैव कम आउट, थिंग्स वी आर एबल टू प्रूव. अब हम जो बनाते हैं वो हमारे पास रिकॉर्डेड होता है. पहले जो रिकॉर्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया. कितनी चीज़ों में डिस्ट्रॉय हुआ, कहाँ डिस्ट्रॉय हुआ, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, चाहे वो इन्वेजन्स रहे या हमारे खुद के लोगों ने उसका टेक केयर नहीं किया. तो मैं जो आपसे एक चीज़ कह रहा था कि पहला था हमारी मातृभाषा, वो मातृभाषा आप ज़रूर सीखें. और दूसरा, किसी भी कहानी को कहानी ना लें. कहानी के पीछे एक बहुत बड़ी, कहते हैं कि एक साइंस होती है. कहानी क्यों बनाई जाती है? हो सकता है कहानी जो बनाई गई हो वो कहानी किसी साइंस को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई हो. अभी मैं एक हमारे डॉक्टर राज वेदम है, उनका एक टॉक, टेड टॉक जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में दिया था, वो सुना. और उसमें उन्होंने कहानी बताई थी आपके चांद और उसकी 27 बीवियों की. जो हमारी कहानी हमेशा से चलती है, चांद और उसके 27 वाइफ्स. क्यों? उस कहानी का क्या मतलब था वो उन्होंने एक्सप्लेन किया. वो एक लंबी कहानी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन आप चाहें तो उसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं. राज वेदम है और उन्होंने एक्सप्लेन किया है इसी क्या बोलते हैं, चांद और उसकी 27 बीवी वो कैसे काम करते हैं, क्या उसके बीच में था, उन लोगों में चांद के फेजेस कैसे आते हैं, चांद में हम लोग कैसे कैसे क्या बोलते हैं चेंजेस को, वेरिएशन को एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस था वो उस कहानी के थ्रू देने की कोशिश की गई. तो आइए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. तो पहला हमारा चीज़ था अपनी मातृभाषा, अपने लैंग्वेज को जरूर याद रखिए क्योंकि लैंग्वेज आपको समझने की कोशिश करेगी. और दूसरा ये कि कोई भी चीज़ जब आप सुनते हो उसमें विश्वास करने की कोशिश करिए. मैं इतने सालों के अंदर इसमें काम करने के बाद यही देखा हूँ कि जब मैं कोई चीज़ पढ़ना शुरू करता हूँ, अगर मैं आर्यभट्ट के बारे में पढ़ना शुरू करता हूँ तो आर्यभट्ट में तो दुनिया समाई हुई है, वो छोटी सी चीज़ नहीं है. अगर मैं भास्करा के बारे में पढ़ता हूँ तो वो दुनिया है उसके अंदर. और जब आप उसे पढ़ते हो तो आप कहते हो ये भास्करा का काम था, मुझे तो ये चीज़ का पता ही नहीं था. क्यों? मैं अगर भास्कराचार्य के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता है. आपको इन चीज़ों पे विश्वास करना पड़ेगा. आप कहते हो प्रूफ लाओ, प्रूफ देंगे. आने वाली जनरेशन, मुझे पूरा विश्वास है हम लोग भी लगे हुए, और आने वाले फ्यूचर जनरेशंस दे आर वर्किंग हार्ड ऑन इट बिकॉज द फाउंडेशन इज देयर. कोई भी नई रिसर्च आप करने जाते हैं, अगर आपका कहते हैं ना छोटे से एटम से शुरू होती है, एटम कहाँ से आता है, एटम का आपको पता नहीं होगा तो आप बड़े मॉलिक्यूल्स कैसे बनाएंगे. सो यही एक छोटा सा एक मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबसे पहले अपने अंदर विश्वास जगाएं कि ये इंडिया कोई छोटा देश नहीं है. इसके पास 7000 साल का एक हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे इन्वेंशंस हुए हैं, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, छोटी मोटी चीज़ें नहीं थी. ठीक है, 200 साल से जो हमारी जनरेशन गैप आया उसमें नुकसान हुआ, लेकिन वो 200 साल का अब आ गया है वक्त कि वी शुड लर्न अबाउट इट.
उस 200 साल को भूल जाओ, आगे का जो काम है उसे देखते हैं। पास्ट को यूज करें, पास्ट की हिस्ट्री को यूज करें। आप अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज, यूएस की यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाएंगे तो कैन यू बिलीव इट, सुश्रुता सामहिता ट्रांसलेटेड मेडिकल कॉलेजेस की वेबसाइट पर डेली हुई है। क्यों? इंग्लिश वर्जन ऑफ सुश्रुता सामहिता, क्यों? कोई तो वजह होगी ना, उसके अंदर कोई तो चीजें होंगी जो वहां से निकलती होंगी। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हम बैक की तरफ जाते हैं कि क्या कोई सॉल्यूशन है हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग। अभी हम कोरोना की मेडिसिन की तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो कोरोना की कोशिश जो हमारी है हम उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री में नहीं था। लेकिन क्या लोगों ने, अगर आप आज की तारीख में भी कोरोना का मेडिसिन का डेवलप करने के मेडिसिन के अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें कितने लोगों ने, हमारे पुराने साइंटिस्ट वगैरह ने, जो पुराने जैसे इसेंशियल ऑयल्स हैं, जो हम इसेंशियल ऑयल्स की बात करते हैं, इसेंशियल ऑयल एंड इट्स इफेक्ट ऑन कोरोना, दैट इज अ वायरस, बिकॉज इसेंशियल ऑयल जो यूकेलिप्टस का तेल होता है उसका जो फ्यूम्स होता है दैट इज सपोज टू बी व्हाट यू कॉल अ वायरस किलर। लेकिन कोरोना के ऊपर वो एक्टिव नहीं है, इट हैज बीन टेस्टेड, लेकिन कोशिश तो करी। अब यूकेलिप्टस का तेल कोई नई चीज तो है नहीं, इट इज हिस्ट्री। तो आपने पहले अपनी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करी ना, आपने कोशिश करा, सॉल्यूशन था क्या हमारे पास? नहीं था सॉल्यूशन, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। सो यू गो फॉर द हिस्ट्री और योर फाउंडेशन फर्स्ट, कि मेरे पास ये चीज है ना, तो उसी चीज को देखते हुए आज मैं आपको कुछ साइंटिफिक अचीवमेंट हमारे देश के, जीरो वगैरह नहीं, जीरो वगैरह तो हम सभी जानते हैं, आर्यभट्ट का था, मैथमेटिक्स और आपका ट्रिग्नोमेट्री, देयर आर मेनी थिंग्स। मैं कुछ ऐसी चीजें बताने की कोशिश करूंगा जो हमारे देश के लोगों को नहीं पता है, और मेरी वही कोशिश हमेशा रही भी है। मेरे फेसबुक के ट्विटर अकाउंट से मैं ये सारी चीज़ें शेयर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। आज की तारीख में एजुकेशन सिस्टम हैज़ चेंज्ड, वी आर हैविंग पब्लिक स्कूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, एक अलग नज़रिया आ गया है। लेकिन एजुकेशन का जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक फाउंडेशन थोड़ा हिला हुआ है। आई एक्सेप्ट इट, आई हैव सीन दैट जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका फाउंडेशन में चेंजेस आने की बहुत सख्त जरूरत है। देर आर ह्यूज प्रॉब्लम्स इन इट, देर इज वेरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग एट मेनी प्लेसेस, वी नीड टू इम्प्रूव इट। तो मैं ये इसी एजुकेशन सिस्टम का, आपने एक फेसबुक पे देखा होगा, फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के अंदर पीपल कीप ऑन शेयरिंग दोज इंफॉर्मेशन की मैकुले पिक्चर आजकल पिछले कुछ सालों से चल रही है कि मैकुले रोट अ लेटर टू ब्रिटिश क्वीन that the education system of India is very strong and we need to break that education system if we need to rule over them, कि एजुकेशन हिलाएंगे तभी आप उस पर जीत पाएंगे, है ना। उसी चीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा 1820 में एक हमारे ब्रिटिश जर्नल थे सर थॉमस मुनरो, उन्होंने एक हमारे पूरे देश का एक ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एजुकेशन सिस्टम किया था, और उन्होंने ये स्टडी फिर जो ब्रिटिश क्वीन है उनके आगे सबमिट करी। और ब्रिटिश क्वीन आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर वो पूरा जो एजुकेशन सर्वे है दैट इज प्लेस्ड ओवर देयर एंड एनीबडी कैन गो एंड रीड इट ओवर देयर। ही हैज रिकॉर्डेड इन हिज बुक और इन एजुकेशन सर्वे दैट एवरी विलेज इन इंडिया, बिकॉज एवरी विलेज इन इंडिया इज हैविंग अ गुरुकुल, एक गुरुकुल नहीं, कितने गाँव में तो 2-2, 3-3 गुरुकुल थे, और हर गुरुकुल के ऊपर एक महाविद्यालय होता था उस रीजन का, विच वॉज अ प्लेस ऑफ हायर स्टडीज। एंड दिस वॉज अ वेरी अ वेरी वाइब्रेंट और अ वेरी पॉपुलर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ना तो उन्होंने, एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि ना तो इसमें कोई भेदभाव था, कोई कास्ट सिस्टम नहीं था, ना कोई रिलीजन का रोल था, ना उसके अंदर वुमेन या मेन वाला प्रेफरेंस था, एवरीथिंग वॉज इक्वल, एंड दिस वॉज टिल 1820। तो आप देखिए 1820 आज 2020, सिर्फ 200 साल, 200 साल ही बीते हैं ना। हम 7000 साल पुराने हैं। 7000 साल में अगर हम 200 साल को भूल जाएं, 200 साल में जो हमारा नुकसान हुआ उसे कवर करने के लिए अगर हम 4 गुना मेहनत करें तो हम इसे आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये जो स्टडी है, इस स्टडी के बेस में आप देखो आपका कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम था। एंड जो मैंने अपना इस टॉपिक के ऊपर या मैंने इस साइंसेस में जो पढ़ाई करी और देखा, उसके अंदर अगर आप देखेंगे
तो इंडिया ने कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे टच नहीं किया हो, ऐसी कौन सी साइंस है जिसपे इंडियंस ने काम नहीं किया हो, ऐसी कौन सी चीज थी जिसपे उन्होंने काम नहीं किया। हर टाइप की स्टडी, वेदर इट वाज केमिस्ट्री, वेदर इट वाज मेटलर्जी, इट वाज फिजिक्स, इट वाज एस्ट्रोफिजिक्स, लैंग्वेज, नाट्य शास्त्र, डांस, वॉरफेयर, ऑर्निथोलॉजी जिसको आप क्या बोलते हैं अपना बर्ड साइंसेस कहते हैं, इस पे हमारे पास पूरी पूरी बुक्स हैं। आप जैसे हम सुश्रुत सामहिता कहते हैं, सामहिता इज अ बुक। अगर मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, शास्त्र इज अ बुक, इट इज अ कंप्लीट बुक। और ये बुक कोई छोटी 150 पेज की नहीं है, हजार हजार 2-2 हजार पेजेस के ये बुक्स हैं। अगर आप इन बुक्स की ओरिजिनल कॉपी तो अब हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने कॉपीज इनकी लाने की कोशिश कुछ कुछ लाइब्रेरीज में, दुनिया की लाइब्रेरीज में यू कैन फाइंड सम कॉपीज ऑफ देम, लेकिन नॉट कंप्लीट कॉपीज। और उस कॉपीज को अगर हम लाने की कोशिश करें, उसको रीड करेंगे तो आप देखेंगे इसमें तो दुनिया बसी हुई। तो इंडिया हैज अ मेजर रोल, इंडिया ने हर फील्ड पे काम किया। हाईवे इंजीनियरिंग, चंद्रगुप्त मौर्य बिल्ट व्हाट वी कॉल टुडे एज द जीटी रोड, वो शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। इट वाज इम्प्रूव्ड बाय देन मेनी पीपल, whether it was British or it was the Mughals or it was Shershah Suri, they improved upon an existing road, and it was highway engineering that you have a route that has been developed. And इसी तरह like we have food sciences, हम फूड साइंसेस की बात शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक शुरू हुआ है, हम लोग खाने में हमारा देश अच्छा माना जाता है, और मैं कहता हूँ मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ कि ऐसे देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ इतने टाइप के खाने हैं। मैंने और भी देश विजिट किए हैं और वहाँ पर भी अपने अच्छे खाने हैं, लेकिन जिस टाइप का खाना हर स्टेट में, हर 300 किलोमीटर में हमारे देश में बदल जाता है, ऐसा खाना तो कहीं भी नहीं मिलता है। हर 400-500 किलोमीटर में यहाँ पर भाषा और खाना और बोल चाल सब बदलता है। तो अगर मैं फूड साइंसेस की बात करूँ, हम लोग आजकल आयुष मंत्रालय ने च्यवनप्राश रिकमेंड किया है। च्यवनप्राश क्या चीज़ है? च्यवनप्राश एक दिन में बन गया क्या? च्यवनप्राश अगर आप डब्बे पे देखेंगे, उस पर कम से कम 50 से 60 इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। कॉम्पोजिशन कंसिस्ट ऑफ 50 to 60 थिंग, ठीक है। वो 50 to 60 थिंग्स में क्या कॉम्पोजिशन रहना चाहिए, कितना परसेंटेज होगा, वो किस टेम्परेचर पे हीट किया जाए दैट देयर इज अ थिकनेस इनसाइड इट, वो कैसे है? वो एक दिन में नहीं आई, वो हजारों साल में। हजारों साल में आज जो आप च्यवनप्राश खा रहे हैं, उस च्यवनप्राश का सिस्टमैटिक प्रोसेस से आया। इसी तरह आप तुलसी के पत्तों को यूज करते हैं। ये तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो आज आप रेलिवेंटली यूज करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। हम लोग डेली चाय के अंदर तुलसी के पत्ते डालते हैं। तुलसी का पत्ता आइडेंटिफाई करने का मेथड कहाँ से आया? मेरे को किसने बताया? मेरी मम्मी ने बताया, मम्मी को किसने बताया? उनकी मम्मी ने बताया, और सिस्टम चलता रहा। लेकिन क्या इसका कोई रिटर्न प्रूफ है कि उस हमारे ऋषि ने या सेज ने इस चीज के बारे में, या साइंटिस्ट ने डेवलप किया था? नहीं। ये नॉलेज धीरे धीरे गेन हुई, और सिर्फ इंडिया से नहीं, हमारा जो इंटरेक्शन विद अदर सोसाइटीज रहा, दूसरे देशों के साथ रहा, हमने उनसे चीजें सीखी, उन्होंने हमारी चीजें सीखी, और सिस्टम बदलता चला गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि वो सिस्टम टूटता जा रहा है, और हमारा उस सिस्टम को तोड़ने का और एक कोशिश है जिसे हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। वो जो मेंटेन करने की जरूरत है वही एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए आज की तारीख में हमें जरूरत पड़ती है कि जो हम भूल गए हैं उस चीज को याद करो, उस चीज को फाउंडेशन बनाइए। उस फाउंडेशन के ऊपर आपका फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। फाउंडेशन वीक होगी तो फ्यूचर वीक रहेगा। फाउंडेशन नीड्स टू बी स्ट्रांग। मेरे अंदर खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं आगे क्या करूँगा? सो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया। ये कुछ मैंने मेजर आपके सामने टॉपिक्स हैं जिसमें इंडियंस का काफ़ी काम रहा है, और वो लोग रेगुलर इस पे, हम लोगों ने ह्यूज बुक्स इस पे लिखी हैं। दीज आर शास्त्र बुक्स वर नेम लाइक, जैसे अब हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, बायोग्राफी बोलते हैं, एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, पुराने हमारे उसको शास्त्र बोलते थे, सामहिता बोला जाता था। उस टाइम की जो लैंग्वेज थी उसके अंदर इनकी ये रेलिवेंस थी। आज उसको हम लोग एक पुरानी किताब समझते हैं। दैट इज नॉट दैट थिंग। चलिए, तो सबसे पहले अभी मैंने खाने की बात करी, हमने च्यवनप्राश की बात करी, च्यवनप्राश के साथ तुलसी की बात करी है। ये मैंने एक फोटो है, ये
बड़ी फेमस है गणपति के टाइम पे, जब गणपति पूजा होती है बॉम्बे के अंदर, तो ये बहुत चलता है। इसका नाम है मोदक। और मोदक जो हमारा मिठाई है, ये आपको मार्केट में हर जगह मिलता है आज की तारीख में। और मोदक कोई छोटी चीज नहीं है। मोदक कितने साल पुराना है? मोदक इज ऑलमोस्ट 2500 to 3000 years old स्वीट। ये कोई छोटी चीज नहीं है। महाभारत के अंदर मोदक मेंशन्ड है कि आप भोजन के साथ ये चीजों के साथ मोदक का भी सेवन करेंगे। महाभारत में दिस इज मेंशन्ड। और आप महाभारत चाहेंगे, मैं भी आपको महाभारत का वो पेज का फोटो भी दिखाऊंगा जहां पर इट इज मेंशन्ड कि आप मोदक कैसे यूज करेंगे। और देखिए, मोदक मोदक से ही हमें एक चीज और भी पता लगती है कि जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन था, वो सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, वो पूरा साउथ एशिया से वियतनाम, जापान, चाइना के पार्ट्स और फिलीपाइंस, सब जगह फैला हुआ था। और उसी फैलाव की वजह से हमारे जो ट्रेडिशंस थे, चाहे वो बुद्धिज्म गया, खाना गया, वो सारे वहां भी पहुंचे। तो जैसे हमारे यहाँ गणेश जी हैं, गणेश जी के सर पे हाथी का सर है, ऐसे ही जापान के अंदर एक उनके भगवान है जिनका नाम है कंगीतेन। और कंगीतेन इज द जापानीज वर्जन ऑफ लॉर्ड गणेशा। मैंने उनका फोटो शेयर किया, आप देखिए। उनके भी सर पे हाथी का सर है। और उनको भी हम एक जापानीज मिठाई देते हैं विच इज कॉल्ड एज कंगीदन। कंगीदन इज सिमिलर टू मोदक। मैं आपको उसका भी फोटो दिखाता हूँ। दिस इज द जापानीज वर्जन ऑफ मोदक। मोदक इज कंगीदन, जापान में उसको कंगीदन कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया ओवर जापान। हमने देखा कोरिया की जो प्रिंसेस है, वो अपने आप को अयोध्या से रिलेटेड एक मानती हैं और इस चीज को बिलीव भी करती हैं। आई भी थी हमारे यहाँ दिवाली पे। तो दिस इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस थिंग कि हमारे फूड ने कैसे सारी दुनिया पे भी इन्फ्लुएंस किया। तो मोदक इज दिस कंगीदन इज द जापानीज वर्जन ऑफ मोदक विच इज इन इंडिया। और उनके भी सिमिलर भगवान है, गणेश की तरह उनका भगवान है, और उन्होंने उनको भी वैसे ही मिठाई ऑफर कर रहे हैं। हाँ, रिलीजन बदल गया है, टाइप ऑफ प्रेइंग बदल गया है। आप ये आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फुल स्क्रीन नहीं जा रहा है, ये महाभारत का पेज है। और महाभारत में जहां पर मोदक मेंशन्ड है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर आप गूगल में सर्च भी मारेंगे ना इस चीज को, महाभारत मोदक ऐसे करके, यू विल गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस। इनफैक्ट विकिपीडिया इज आल्सो दिस पेज where he mentions that मोदक word or the मोदक sweet is mentioned in महाभारत। तो आप सोचिए, मोदक जो हम महा मिठाई वाले के यहाँ से लेके आ जाते हैं, उसकी कितनी रेलिवेंस है। 2-3 हजार साल पुरानी मिठाइयाँ जिसको हम खा रहे हैं। तो चलिए, दिस वाज फूड साइंस। इट्स एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल, वेरी स्मॉल एग्जांपल ऑफ फूड साइंस। नहीं तो ऐसी तो बहुत चीजें, काढ़ा से लेके तुलसी और च्यवनप्राश मैंने आपको बताया, है ना। चलिए नेक्स्ट, लेट्स टच अपॉन अनदर टॉपिक which is now from food sciences. Let's go to space. हम सबको स्पेस का तो पता ही है। स्पेस में बचपन से हम लोग चांद के बारे में सुनते आए हैं। चांद बड़ा कहते हैं ना, चंदा मामा, हमारे बचपन से कहानियां सुनते हैं और एक फैसिनेशन रहा है। गाने भी आपको मिले होंगे, पुराने टाइम में कहानियां भी रही हैं। तो चांद से देखिए, कोई भी चीज आप अपनी जिंदगी में तभी लाते हैं व्हेन इट हैज अ रेलेवेंस। और वो रेलिवेंस तभी आती है जब उसकी एक वैल्यू होती है। Why is Chand called as a mama, or why are we trying to study about it? We say this moon influences our tides. So if it is affecting our tide, or if it is affecting our water, so that means it is affecting other things also. Maybe it is affecting plants, maybe it is affecting our own self also. So moon has a very much relevance in our daily life. In cities we have lost that contact, in villages also we have lost that contact, that science we have lost, but moon has a relevance. So अब एक सिंपल सी छोटी सी चीज है, मून के बारे में हम सभी को पता है। और मून में मून से हम लोग आते हैं इस पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स पे। हम लोगों ने अर्थ का ग्लोब सबने देखा है। Latitudes, longitudes, there are vertical lines, there are horizontal lines on which the planet has been divided to understand it, जिसको हम हिंदी में अक्षांश और देशांतर भी कहते हैं।
ये एक आसान तरीका है समझने के लिए कि यूएसए कहाँ पड़ता है, मेरी जीपीएस लोकेशन क्या है, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे गूगल मैप में मुझे अपने आप को ढूंढने में आसानी लगती है, राइट। तो दिस इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो यही सारे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स को अगर हमें समझना है तो उस सारे सिस्टम को जो अर्थ का है, अगर मुझे मून समझना है और मून के क्रेटर समझने हैं, आई नीड टू अंडरस्टैंड कि मून का क्रेटर कैसा है। मून के क्रेटर को समझने के लिए वी नीड टू फर्स्ट डिवाइड द मून। सो अगर मैं मून की बात करता हूँ तो देयर आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑन अर्थ। कैन यू बिलीव इट, जो मून है, moon has also been divided into latitudes and longitudes. That means the positions on moon has been divided. अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे इस चीज को, you will never find anything about India over there. वहां आपको दूर दूर तक हमारा नाम चीजें कुछ है ही नहीं। जब हम मून की बात करते हैं, आप इस फिगर को देखिए, व्हाट इज दिस? दिस इज the latitudes and longitudes divided of moon. This was divided by Varararushi in 4th century. These are called as the Chandravakyas या longitudes of moon, जिनको हम selenographic coordinates भी कहते हैं। ये आप सोचिए 4th century में अगर हमने मून का एक पूरा डेफिनेशन, मून को डिवाइड कर दिया था, व्हाट आर द लॉन्जिट्यूड्स ऑफ मून, वो कहाँ से आया? द मून हैज बीन डिवाइडेड इनटू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। दिस इज अ बिग व्हाट यू कॉल स्टडी रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द मून। अगर मैं कहता हूँ मून के फेजेस क्या होंगे, या चांद पे जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं कौन सा गड्ढा कहाँ एग्जिस्ट करता है और मुझे उस गड्ढे को पोजीशन देनी है, तो उस गड्ढे को मैं कैसे पहचानूंगा, जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं। वो क्रेटर्स पहचानने के लिए फर्स्ट आई नीड टू हैव दिस लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑफ मून। और ये जो मेरे सामने आपकी पिक्चर दिख रही है ना, दीज आर कॉल्ड चंद्रवाक्यास। लेकिन इसको अगर मैं एक आम आदमी के सामने रख दूंगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा। इसे समझने के लिए आपको उस भाषा को समझना पड़ेगा। वो भाषा आप तभी समझ पाओगे अगर आपको अपनी भाषा आती होगी। ये तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उस चीज का, लेकिन कितनी सारी नॉलेज हमारे पास अभी भी संस्कृत में एग्जिस्ट करती है। उस संस्कृत की एग्जिस्ट करती हुई चीज को आप, उस संस्कृत में एग्जिस्ट जो चीज कर रही है, उस चीज को आप समझ ही नहीं सकते जब तक आपको आपकी भाषा नहीं पता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि अपनी भाषा को आप रेलिवेंस पे लाने की कोशिश करिए। सो दिस इज द 4th century वर्क ऑफ वरारा ऋषि हु हैज डिवाइडेड द मून इनटू चंद्रवाक्यास। और यही नहीं, वरारा ऋषि ने इसके बाद और भी काम दिखाया। ये मेरा पावर पॉइंट नहीं चल रहा है एंड आई एम फेसिंग प्रॉब्लम विद इट, बट उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा। अब आप खुद भी देखते हैं कि जो चांद है, चांद आज एक दिशा से निकलता है, अगले दिन थोड़ा शिफ्टेड दिशा से निकलता है, तीसरे दिन किसी दूसरे जगह से निकलता है, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट प्लेस ऑफ राइज एंड डिसेंट, एंड इट्स शेप ऑल्सो चेंजेस। सो द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस moon was given by our Varara Rishi in 4th century, that it says the shape and orientation of moon is not fixed. उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया जो चांद आज इस दिशा से निकल रहा है वो अगले दिन और भी टाइम लेके क्यों निकलता है। एक होता है सिर्फ बोलना कि हाँ भाई आज 2 घंटे पहले निकला, कल 1 घंटा पहले निकला, और एक होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। अगर मैं ये मेथड निकाल पाऊँ कि आज चांद 3 डिग्री पे निकला था और कल वो 3.5 डिग्री पे निकलेगा, इसके लिए आई नीड मैथमेटिक्स, आई नीड दोज फॉर्मूलाज टू वर्क ऑन इट। अगर आप वरारा ऋषि की वर्क को सर्च करेंगे और वरारा ऋषि के स्टडी को पढ़ने की कोशिश करेंगे, विल फाइंड अ वर्ल्ड इनसाइड इट, कि इतना काम उस जगह पे हो रखा है कि आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। वरारा ऋषि ने अपने आप ही सारी स्टडीज को आपके प्रेजेंट करवाया था। ओनली प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, एंड वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज वी डू नॉट नो दैट लैंग्वेज। और जब वो हमें लैंग्वेज नहीं आती है हम उसमें फंस जाते हैं। जब हम फंसते हैं इसीलिए फंसते हैं ना कि हमारे को समझ में ही नहीं आती है। तो यही मेरा एक कहना है कि हमारी लैंग्वेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाती है। अब
एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूंगा, जितनी भी आज की तारीख में हम लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे सुश्रुत संहिता ही पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता वो इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? मैंने जितनी भी अभी तक बुक्स देखे हैं, जितने भी चीजें आज तक अलग अलग ढूंढने की कोशिश करी है और स्टडी करा है, मोस्ट ऑफ देम हैज बीन ट्रांसलेटेड लाइक बिफोर 1950s। और 1950s से पहले अगर वो ट्रांसलेट हुई है तो उसकी जो ट्रांसलेशन है, द इंडियंस हैव, इधर इंडियंस हैव ट्रांसलेटेड इट और द ब्रिटिश हैव ट्रांसलेटेड इट। जब इंडियंस ने उसको ट्रांसलेट किया है तो नीदर वाज such a good English, Indians also didn't have such good English। और ब्रिटिश में जो थे उनको जितना संस्कृत समझ में आई, जितनी पाली भाषा समझ में आई, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया। तो क्या आपको लगता है उसमें 100% एक्यूरेसी आई होगी? वो 100% एक्यूरेसी आने के लिए आपको आज की जनरेशन में, जब हमारी जनरेशन उन बुक्स को अच्छे से समझ चुकी है, हमारी साइंस डेवलप हो चुकी है, हम उनके बराबर खड़े हो सकते हैं, अब उसका मौका आता है। चलिए मैं और आगे चलता हूँ। चलिए राइट, अब ये हमारा एक सभी काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, मेरा पावर पॉइंट नहीं चल पा रहा है, दैट इज़ एन इशू, अदरवाइज इट वुड हैव बीन मोर बेटर। राइट, सो अब आपने, हम सभी ने भास्कर के बारे में सुना है, आर्यभट्ट के बारे में सुना है, ब्रह्मगुप्त के बारे में सुना है। वो ये डेफिनेशन क्या चीज़ है? हम लोग इनकी फोटोज देखते हैं, दे वर लुकिंग लाइक सेंट्स, या हम लोग कहते हैं तो ऋषि होते थे। दीज वर नॉट ऋषिज, दीज वर नॉट ऋषिज, दीज वर साइंटिस्ट। आपको साइंटिस्ट की डेफिनेशन में, क्योंकि हमारा पहले पहनावा ऐसा था, हमारा जीने का तरीका ऐसा था, तो हम उसी फॉर्म में आपको दिखते हैं। तो जितने भी भास्करा ने जो हमारा काम किया था, आपको पता है, दो हम लोग कहते हैं कि एक साल में देयर आर 365 days, बट हु गेव दिस? Who gave this astronomical model? This astronomical model was developed by Brahmagupta in 7th century, 7वीं सदी के अंदर भास्करा ने आपका एक सिडरल एयर, सिडरल एयर मीन्स एक साल या वो टाइम जो एक धरती पूरा सन का गोल चक्कर काटने में लेती है, उसे कैलकुलेट करके दिया था। तो अगर आप उसे देखेंगे, दैट वैल्यू इज 365.2588, और जो आज हमने इतने सारे लैपटॉप, कंप्यूटर, सैटेलाइट से कैलकुलेट करके दिया, दैट इज 365.256, दैट इज अ डिफरेंस ऑफ हार्डली 3.5 मिनट्स। अब जो आप 3.5 मिनट्स की बात कर रहे हैं, वी आर सो क्लोज, और सो क्लोज की बात अगर आप बात करते हैं तो उससे भी क्लोजेस्ट तो आपको सबको पता है, दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आर्यभट्ट सेड दैट अ डे इन द मीन्स, जो एक अर्थ का रोटेशन है, दैट टेक्स 23 hours 56 minutes and 4.1 सेकेंड, और जो मॉडर्न वैल्यू है दैट इज 23 hours 56 minutes 4.091 सेकेंड। आर्यभट्ट कौन सी सदी में थे? क्या मेरी बुक के अंदर कहीं पे ये फिगर मेंशन है मेरी बुक्स के अंदर कि ये वाला जो मिनट है, दिस इज हार्डली 0.009? क्या जब हमारा साल चेंज होता है या मेरा दिन चेंज होता है, क्या हम अपने बच्चों को बताते हैं दैट आर्यभट्ट कैलकुलेटेड दिस 24 hours? मेरी कौन सी बुक में मेंशन है दैट आर्यभट्ट मेंशन? और अगर मेंशन भी है तो कहाँ पर एम्फेसिस दिया जाता है कि दिस वैल्यू हैज बीन गिवन बाय आर्यभट्ट, दैट ही कैलकुलेटेड अ डे इज ऑफ 24 hours एंड टू द मिलीसेकंड्स 4.091 milliseconds. It's not a small thing. 23 hours, this is a hardly a difference of 0.09 seconds. तो कितना एक्यूरेट कैलकुलेशन था बाय आर्यभट्ट ऑलमोस्ट 1500 years बैक। अब इसकी डेट पे भी लड़ाई चलती है कि आर्यभट्ट इस सदी में थे, बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने उसको कितना ज्यादा उस चीज को समझने की कोशिश करी है। हमारे को ये वैल्यूज बच्चों को बताना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो चलिए, ये हमारा आर्यभट्ट और भास्करा का वैल्यू रहा, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आप देखो दोनों में कितना क्लोज डिफरेंस है, इस चीज को आप अपने जितने भी नोन है और अपने को भी याद रखें। चलिए, नेक्स्ट थिंग कम्स टू बी अ ग्लोब। ये सबको पता है ग्लोब है। ग्लोब बहुत इजी होता है, हम लोगों ने सैंपल खरीद के अपने घर में भी रखते हैं, आजकल मार्केट से ग्लोब खरीद के लाते हैं, ठीक है? और अगर मैं इस ग्लोब की बात करूं, ये ग्लोब इतना इजी समझने में क्या है? आप एक चीज बताओ, ग्लोब को एक इजी चीज समझने का तरीका
जिसने बना दिया वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, या ग्लोब को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी पहली शेप किसने दी थी वो इम्पॉर्टेंट है। ये जो वर्जन ऑफ ग्लोब है दैट इज अ वेरी इजी वर्जन, जिसको हम समझते हैं क्योंकि किसी बच्चे को समझाना है तो इजी। तो क्या मैं ग्लोब के इन्वेंटर को ये कहूंगा कि वो उसी ने सारे धरती का शेप बनाया? नहीं ना। सो लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली अ ग्लोब लुक लाइक्स। दिस इज अ ग्लोब, दिस इज कॉल्ड एज द गोल यंत्र। ये फोटो जो है हमारे कोटा का जो किला है, कोटा के किला जो राजस्थान में है वहां पर रखा हुआ है ये ग्लोब। अब ये इतने सारे जो सर्कल्स आपको इसमें दिख रहे हैं क्या चीज है? मैं अगर इसके बारे में नहीं जानता तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको किले में देख के आगे बढ़ के चला जाता, हाँ भाई कोई चीज है, समझने की कोशिश ही नहीं करता। क्योंकि समझाने के लिए और समझने के लिए मुझे पता होना चाहिए क्या चीज है। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा यू विल बी शॉक्ड कि गोल यंत्र क्या चीज है। देखिए, दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ गोल यंत्र। मैं सिर्फ जल्दी से रश करूंगा क्योंकि मैं देख रहा हूँ 8:40 हो गए हैं एंड आई हैव सम थिंग्स टू शेयर। दिस गोल यंत्र जो इसका आउटर स्फीयर है दैट इज द खगोल, दैट इज द सेलेस्टियल, मतलब पूरा आसमान का जो पोजिशन है ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स एंड वो सारी चीजें। इसके बाद इसमें जो आर पार पोल जा रहा है दैट इज द एक्सिस, एंड अंदर जितने भी स्फीयर्स या सर्कल्स हम देख रहे हैं दे रिप्रेजेंट वेरियस थिंग, ओराइजन, मेरिडियन और प्राइम वर्टिकल। अलग अलग चीजों को डिफाइन करने के लिए, अलग अलग चीजों को समझाने के लिए उसके ऊपर हर एक सर्कल दे रखा है। इसी के साथ 3 अलग अलग चीजें होती थी। अगर एक है सेलेस्टियल प्लैनेट्स और उसका सिस्टम, दूसरा था अर्थ का स्फीयर कि अर्थ में क्या क्या कहाँ पर क्या लोकेशंस हैं उसको हम लोग भूगोल कहते हैं, और द्रगोल। 3 अलग अलग चीजों को यूज करके और अलग अलग स्फीयर्स को यूज करके we have explained this, and this was a very highly accurate instrument to understand the what you call the directions of the star से हम लोग मौसम निकालते थे, सर्दी आने वाली है, गर्मी आने वाली है, वो सारे स्टार्स से पता लगता था। चांद के डायरेक्शन से पता लगता था, चांद की पोजिशनिंग से पता लगता था, सन के डायरेक्शन से पता लगता था। और दिस थिंग हैज बीन डेवलप्ड बाय सो मेनी ईयर्स, धीरे धीरे बनते 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 आज बन के आई। तो लेट्स मूव ऑन। ये गोल यंत्र है। आपको अगर इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इसके बारे में स्टडी करें, जानने की कोशिश करें। जब आप जानेंगे तो आप देखेंगे इसमें तो दुनिया है। चलिए, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ परपेचुअल रनिंग मशीन। परपेचुअल मतलब हमेशा से चलने वाली मशीन जो कभी रुकेगी नहीं। जो तो दुनिया की सबसे पहली परपेचुअल रनिंग मशीन थी, ना रुकने वाली मशीन, वॉज मेड बाय भास्कराचार्य 1150 ईस्वी के अंदर। कैन यू बिलीव? उस टाइम पे परपेचुअल रनिंग मशीन। ये जो शेप है ये ब्लैक एंड व्हाइट शेप है, और मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाना चाहूंगा इफ आई हैव दैट वीडियो। Yes. So how does this is what this is a wheel perpetual running machine spin for? ये परपेचुअल, जितनी भी हम मोटर्स की बात करते हैं या हमारा जो डायनामो चलता है, मोटर चलता है, क्या चलता है? एक गरारी घूमती है। अगर मैं आपको एक ऐसी मशीन दे दूं कि गरारी पे आपको एनर्जी लगाने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप घूमती रहे, तो आप क्या करोगे? आपके लिए तो ये सबसे अच्छी चीज हो गई ना। दिस इज एनर्जी सेविंग, यू हैव एनर्जी एवरी टाइम। ऑल्दो दिस इज दिस मशीन वाज मीन्स, अब लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाते हैं बिकॉज जैसे कि ऐसा सक्सेसफुल नहीं था। ठीक है, नहीं सक्सेसफुल रही, बहुत सारी चीजें हैं जो सक्सेसफुल नहीं रही, तो क्या उसमें काम करने छोड़ देंगे? दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ परपेचुअल रनिंग मशीन, जो फॉरएवर रनिंग मशीन है, जो भास्कराचार्य ने बनाई थी। इसके अंदर जितने भी आप ये पाइप्स देख रहे हैं, पाइप के अंदर मरकरी फील्ड है, और वो मरकरी इस पूरे सिस्टम को घुमाता रहता है। जैसे ही आप इसके आखिरी पाइप को जोड़ेंगे, ये मशीन दौड़ना शुरू हो जाती है। ये वीडियो बड़ी मुश्किल से मिला है ना। तो आप जब इस परपेचुअल रनिंग मशीन की बात सोच रहे हैं, तो आप सोचिए उस टाइम पे जब हमारे साइंटिस्ट या हमारे ऋषि ऐसी मशीन्स के बारे में सोच रहे थे, तो आज आप कैसे कह सकते हैं कि हम लोग काम नहीं करते या हम लोग बैकवर्ड थे? दिस इज हाई साइंसेस। परपेचुअल रनिंग मशीन की आप सोच के ही देखोगे, एक मशीन, एंड दिस आइडिया वाज डेवलप्ड बाय निकोला टेस्ला आल्सो। उन्होंने भी कोशिश की थी इसको बनाने की।
चलिए लेट्स मूव नेक्स्ट, राइट। सो वी हैव दिस परपेचुअल रनिंग मशीन। अब रनिंग मशीन से हम लोग आगे आते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं ब्रिक्स पे। ईंट, ईंट हम सभी जानते हैं क्या चीज़ है, मार्केट के अंदर ये वाली ईंट दिखती है। अब ईंट क्या चीज़ है, ईंट कहाँ से आई, एक दिन में आई है। मैं आपको ये एक नेक्स्ट पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ब्रिक्स जो है वो आज के नहीं है। ब्रिक्स वर्ड, ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग, ब्रिक का तरीका, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद। कैसी ब्रिक बननी चाहिए, हमारी जो बुक है तैत्तिरीय सामहिता, उसके अंदर ब्रिक की क्या शेप होनी चाहिए, अलग अलग ब्रिक्स की शेप, सर्कुलर, कोनिकल, गोल्ड हेडेड, पॉट शेप्ड और अलग टाइप की शेप्स, वो सब उसमें मेंशन्ड है कि ईंट कैसी बननी चाहिए, उसका क्या रेशो रहना चाहिए, उसकी कितनी लेंथ, उसकी कितनी ब्रेड्थ, उसकी कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। ये सब डिफाइंड बुक्स के अंदर है। आज वो बुक्स हमारे पास हैं ही नहीं, और अगर हैं तो हम उन्हें समझते नहीं। सो दिस इज आवर मेथड। और इसी के साथ मैं एक आपको और चीज़ बताऊंगा, जो पेज, इसी से मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हाँ, जब आप ब्रिक बनाते हैं या ब्रिक बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है, अब हमने इस चीज़ में हम कहते हैं ना, जो डॉग होता है, डॉग हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल पावर, स्मेलिंग पावर, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास विच इज जो हमारी बुक है शुक्ल यजुर्वेद सामहिता, इट मेंशंस दैट देयर इज अ हॉर्स। हॉर्स को हम लोग टेस्ट करते थे, हॉर्स की हम स्मेलिंग कैपेसिटी को यूज करते थे टू टेस्ट द सॉइल, वेदर दिस सॉइल इज गुड और नॉट। क्या ये सॉइल को हम लोग यूज कर पाएंगे, क्या इस सॉइल पे घर बनना चाहिए, या यहाँ पे खेती होनी चाहिए, या इसको सूखा छोड़ना है, वो हम हॉर्स की स्मेलिंग पावर से यूज किया करते थे। वी हैव लॉस्ट दिस साइंस। अब पता नहीं किसी के पास हो तो हो, या कोई पुराने किसी के बुक्स वगैरह में आप कहीं जाएं तो मिल जाए, लेकिन वी हैव लॉस्ट दिस साइंस। हम एनवायरनमेंट डे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो साइंस आपके एनिमल से रिलेटेड है। हमें डॉग की स्मेलिंग पावर पता है, लेकिन हॉर्स की, अब अगर हमारी अगली जनरेशन या ये वाली जनरेशन उस पर काम करे, इन बुक्स को और इन चीज़ों को निकालने की कोशिश करे, तो क्या पता हमें मिल जाए। ये जो साइंस है, वी नीड टू हैव दिस थिंग। हम अगर मशीन लेंगे और मशीन से जाके सॉइल टेस्टिंग कर लेंगे, काम खत्म। सॉइल टेस्टिंग एक माना एक मशीन बनी, लेकिन उस मशीन से अच्छा व्हाई नॉट इफ वी आर हैविंग अ हॉर्स और वी आर हैविंग अ काउ, उस चीज के फैसिलिटी विच इज अ नेचुरल प्रोसेस, व्हाई शुड वी गो अवे फ्रॉम आवर नेचुरल मेथड। सो द हॉर्स वाज यूज्ड इन दिस थिंग। चलिए, ये तो वो है राम सेतु, इस पे बहुत कुछ है, इस पे बाद में अभी बताने का टाइम नहीं है। एक चीज मैं और बोलता हूँ, ये है हमारी 13th सेंचुरी की एक बुक विच इज कॉल्ड एज मृग पक्षी शास्त्र, दैट इज द फर्स्ट बुक ऑफ ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ बर्ड्स, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इन्होंने कहाँ से, जो मृग पक्षी शास्त्र 13वीं सदी में हंसदेव, जो एक जैन ऋषि थे, उन्होंने इस बुक को लिखा था। And this book is important because it is the first book in the world which tells about the age of animals and birds. इससे पहले कोई बुक नहीं थी जिसने कभी एनिमल्स और बर्ड्स की एज लिमिट को बताया हो, कि शेर जो है वो कितने साल जिएगा, जो हमारी गाय है उसकी उम्र कितनी होती है। सो दिस वाज द फर्स्ट बुक, मृग पक्षी शास्त्र वाज द फर्स्ट बुक give a age limit, and it defined and it distributed animals and birds into their qualities, उनकी अलग अलग varieties। लायन कितने टाइप के हैं, उनकी varieties कितनी है, हॉर्स कितने टाइप के हैं, उनकी varieties, everything, उनकी जो क्लास है, क्या are they of the means qualities of excellence, excellence means their method to carry themselves, their brain, their strength, their power to run, उस चीज को डिफाइन करते हुए अलग अलग सेक्शंस में एनिमल्स को डिवाइड किया गया। क्वालिटीज ऑफ पैशन, क्वालिटीज ऑफ मेंटल डार्कनेस, क्वालिटीज ऑफ एक्सीलेंस, क्वालिटीज ऑफ स्ट्रेंथ, और उसमें सारे एनिमल्स की क्लास, एनिमल्स की वैरायटीज एंड उनकी एज लिमिट 13वीं सदी में डिफाइन कर दी गई। हम आज ऑर्निथोलॉजी का डे किसी और के नाम पे बनाते हैं, वो पता ही नहीं है। वेयर हैज दिस थिंग गॉन। चलिए, दिस वाज ऑर्निथोलॉजी, राइट।
अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। दिस इज व्हाट यू कॉल अ मिरर। आप लोगों ने पुरानी पिक्चरों में देखा भी होगा, मेरे पास भी है। आपने हमारी जितनी भी पिक्चर्स आती हैं उसमें देखा भी होगा दैट दिस इज अ मिरर। ये मिरर क्या चीज़ है? आप जब मिरर के बारे में स्टडी करते हैं या हम जब मिरर के बारे में देखते हैं तो हमें क्या पता लगता है? मिरर क्या है? एक कांच है, कांच के पीछे इससे पहले जो एग्जिस्ट करते थे वो क्या एग्जिस्ट करते थे? दे वर सिंपल ग्लास। और ग्लास के पीछे अगर आप सर्च करेंगे मिरर के बारे में, यू विल गेट सम यूरोपियन नेम एंड एवरीथिंग। एवरीथिंग का नाम यूरोपियन में ही जाता है हमारे आज के दौर में, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करता हूँ तो व्हाट डू वी गेट? आज की टेक्नोलॉजी क्या है? यू हैव अ ग्लास, ग्लास के पीछे सिल्वर की वी हैव अ फिल्म एंड दिस गिव्स यू अ मिरर। ये इन्वेंशन है हार्डली सम इयर्स बैक, 50-100 इयर्स बैक, ग्लास मिरर का। बट विल यू बिलीव इट, 500 साल पुराना तो हमारे पास ये मिरर है। दीज आर ट्रू मिरर्स, जिसको आप असली शीशा कहते हैं, ठीक है। केरला के अंदर एक गांव है जिसका नाम है अरान मुला कन्नडी। अरान मुला कन्नडी में आज भी ये साइंस कुछ ही लोगों को पता है कि हम ये मिरर कैसे बनाते हैं। ये मिरर हर आदमी नहीं बना पाता है। ये मिरर की जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ ही फैमिलीज के पास बची हुई है और ये ऑलमोस्ट अभी खत्म होने के कगार पे थे, अब बच गए। अब इन पे गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू करा है। तो आप जब अपने मिरर, मैं इसमें एक बड़ी सिंपल सी साइंस आपको समझाता हूँ। जब आप घर में जाएंगे, घर में जाने पे अपने शीशे पे आप हाथ लगाइएगा, तो और पास से अगर आप अपने शीशे को देखेंगे तो आपके फिंगर और जो उसकी इमेज शीशे में बन के आ रही है उसमें एक गैप दिखेगा। वो गैप जो आपको दिख रहा है ना, दैट मीन्स देयर इज अ डुप्लीकेट इमेज। एक ओरिजिनल इमेज है और एक डुप्लीकेट इमेज है। वो डुप्लीकेट इमेज, लेकिन ये एक मेरे पास भी है अरान मुला कन्नडी, ठीक है। मैं जब इसमें उंगली लगाऊंगा तो इसकी इमेज और इसकी जो इमेज सामने शीशे में बनने, देयर इज नो गैप इन इट। दैट मीन्स दिस इज द ट्रू मिरर, दिस इज अ ट्रू मिरर। इस मिरर के अंदर कोई इमेज नहीं बन के आ रही है। और ये कितना साल पुराना है? 500 साल पुरानी साइंस है। अरान मुला कन्नडी, विच इज अ मेटल, दिस इज अ मेटल मिरर। मतलब आपने एक मेटल का एलॉय बनाया, कॉपर और टिन का, उसको हम लोग, अब साइंस वाले लोग जानते हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा फेजेस होती हैं। उन्होंने उस जमाने में, दिस हैज बीन स्टडीड बाय प्रोफेसर शारदा श्रीनिवासन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, उन्होंने इस पर काफी काम किया है। एंड आफ्टर स्टडीज इट वाज फाउंड आउट कि द वर्कर्स हु वर वर्किंग ऑन इट, उन्होंने मेटल को डेल्टा फेज तक, इस मेटल को लेके चले गए एंड एट दैट डेल्टा फेज दिस एलॉय टर्न्ड इनटू मिरर। तो अरान मुला कन्नडी जो है, मतलब आप सोचिए अल्फा बीटा गामा तो छोटे छोटे फेजेस होते हैं शुरुआत के किसी भी मेटल और एलॉय के। यू आर टर्निंग दैट मेटल इनटू द डेल्टा फेज व्हिच इज द फार ऑफ फेज, और उसमें इसकी प्रॉपर्टी ही बदल गई। जो लोहा है, जो कॉपर है, टिन है, उसको आपने इस फेज में ले गए कि वो चमक के ग्लो कर रहा है। सो अरान मुला कन्नडी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस, जिसपे हम लोगों को और आगे देखना चाहिए क्या काम है। अब आइए चलिए आगे और चलते हैं। मेरे पास सिर्फ 7-8 मिनट बचे और मेरे पास बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने आपको बताया कि जो मंदिर होते हैं वो हमारे साइंस के वो होते थे। ये एक मंदिर है बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर में, दिस इज कॉल्ड एज द गवी गंगाधेश्वर मंदिर, बेंगलोर। इस मंदिर की क्या खासियत है? ये देखिए, इस मंदिर की एक फोटो बना दिखाता हूँ मैं आपको। 200 साल पुरानी है ये फोटो। जो उस वक्त ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने इस फोटो को बनाया था, ठीक है। उन्होंने स्केच बनाया था और ये स्केच में आपको दो पिलर्स दिख रहे हैं, दो डिस्क वाले पिलर्स दिख रहे हैं। एक का नाम है चंद्रपान, एक का नाम है सूर्यपान। एंड दीज आर मोनोलिथिक पिलर्स। मोनोलिथिक पिलर मतलब पत्थर के एक ही टुकड़े से बनाई हुई चीज, जिसको हम मोनोलिथ कहते हैं। कैलाश पर्वत मोनोलिथ, कैलाश पर्वत सॉरी, कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर इज अ मोनोलिथिक मंदिर, मतलब पूरे पहाड़ के एक पत्थर के टुकड़े से बनाए गए। सेम इज विद दिस। ये जो मोनोलिथिक पिलर है, इसकी आज की फेस या आज की लुक ये है, राइट। देयर आर टू शेप्स, आसपास घर बन गए तो लुक भी बदल गया, चीजें भी बदल गई। लेकिन क्या इसकी, आपने देखा होगा एक बड़ी फोटो आती है कि आप हाथ के नीचे से नंदी के से अगर उस चेहरे को देखेंगे तो धूप पड़ती है सीधी। ये फोटो बहुत चलती है, फेसबुक वगैरह पे भी दिखाया कि सूर्य की किरण उस नंदी के सींगों में से सीधी शिव जी के ऊपर जाके गिर रही है, शिवलिंग पे। वो कहाँ है? उससे ये वही मंदिर है। लेकिन इस मंदिर में एक और बड़ी एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स एग्जिस्ट करती है।
एंड दैट फिजिक्स इज दिस थिंग, दैट इज ये जो पिलर्स हैं, आप विश्वास करेंगे कि ये पिलर्स इस एंगल से बनाए गए हैं। हमारे दो दिन होते हैं, एक होता है दक्षिणायन और एक होता है उत्तरायण। दक्षिणायन जो सबसे छोटा दिन है और उत्तरायण जो बड़ा दिन है। मतलब अब इट हैज बीन प्रूव्ड बाय आवर साइंटिस्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम बैंगलोर, देयर इज अ स्टडी व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड, क्योंकि आज की तारीख में प्रूव करना है तो यही तरीका चाहिए ना, कि दक्षिणायन दिन के दिन जो हमारा ईस्टर्न डिस्क है, जो ईस्ट में पिलर है, उसकी शेडो वेस्टर्न डिस्क के ऊपर पड़ती है एग्जैक्ट सनराइज पे। मतलब सनराइज में पूरी शेडो एक की दूसरे के ऊपर पड़ रही है। और गर्मी में 21 जून के दिन जो आपका वेस्टर्न वाला पिलर है उसकी शेडो पड़ती है ईस्टर्न पिलर के ऊपर एट सनसेट। मतलब सनराइज और सनसेट पे आपने ऐसे डिफाइन किया है दैट दिस इज प्लेस्ड ओवर देयर, पूरी शेडो एग्जैक्ट उसी दिन क्यों पड़ती है? You require huge sciences. You need to measure the distance between the earth and the sun. You need to you need to know the distance between what you call the point where this pillar has been made to the horizon. होराइजन तक कितना है, कितनी देर वहां से सूरज की किरण कितनी देर में आएगी, वो कितना डिस्टेंस है, आप उसके पिलर के उसी के हिसाब से हाइट बनाएंगे ना। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी साइंस है। इस बेंगलोर के मंदिर के अंदर दो पिलर, सनराइज और सनसेट वाले दिन दो शेडो एक दूसरे के ऊपर पड़ती हैं एग्जैक्ट। दिस इज अ ह्यूज साइंस। चलिए अब ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं। मैं वैसे तो हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, और मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जाना चाहूँगा, जल्दी से बताऊंगा इसके बारे में कि वाईफाई, हम लोग जो बात करते हैं वाईफाई की बात, रेडियो की बात करते हैं, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। दिस क्रेडिट गोज टू मार्कोनी, मार्कोनी हैज इन्वेंटेड दिस। आई एम सॉरी टू से दिस इज अ बिग फ्रॉड व्हिच हैज बीन हैपेंड। आज से 125 साल पहले दिस फ्रॉड वाज डन, ठीक है। और अगर मैं आपको उसकी टाइमलाइन दिखाऊं, आज 125 साल के बाद दुनिया में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया है कि दैट वी हैव डन दिस फॉल्ट, दैट दिस इन्वेंशन वाज बाय जेसी बोस। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी कि मार्कोनी ने पतंग के ऊपर ट्रांसमीटर लगा के हवा में उड़ाया और उससे सिग्नल आया, ठीक है। जो उसने उड़ाया था दैट मशीन वाज डेवलप्ड बाय जेसी बोस। आज 125 साल के बाद जो हमारी एक बॉडी है IEEE, which is considered to be an authority in this field, it has accepted this truth that Marconi had stolen the idea of J.C. Bose and patented it because J.C. Bose was not interested in patenting. उनका सिंपल था कि देश के लिए और इंसान के लिए काम करना। He never patented it. ये पेपर है, मेरा पावर पॉइंट ठीक से नहीं चल रहा इसलिए इशू आ रहा है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू, ठीक है। अगर मैं इसकी आपको टाइमलाइन दिखाऊं, ये टाइमलाइन है। जेसी बोस ने 1894 के अंदर कलकत्ता के चौराहे पे अपने इन्वेंशन को डिस्क्राइब किया था। 1895 और 99 में उन्होंने इंग्लैंड में दिखाया, और उसके बाद वो जो मार्कोनी, ये जेसी बोस ने इन्वेंशन अपना दिखाया था, वहां पर जो मार्कोनी के फ्रेंड थे, ही टुक दिस डिवाइस टू मार्कोनी इन इटली एंड इटली मार्कोनी पेटेंटेड इट। सो दिस वाज लॉस्ट। आप सोचिए 1894 में उन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन में, जिसकी आज हम ऑटोमेटिक गन की बात करते हैं कि वाईफाई से आप में से कोई गन चलाता है, नहीं, वाईफाई से आप गन चला सकते हैं, नहीं, लेकिन बोस हैड इग्नाइटेड दिस गन पाउडर यूजिंग दिस वायरलेस सिग्नल। 1894 में वायरलेस सिग्नल से बंदूक गन पाउडर चलाया। दिस इज अ ह्यूज थिंग। कितनों को पता है बात कि गन पाउडर जैसी चीज उन्होंने माइक्रोवेव, इससे वाईफाई और क्या बोलते हैं वायरलेस सिग्नल से फायर करी थी। तो ये चीजें जो क्रेडिट है हमारा इसमें निकल गया, एंड नाउ दे हैव रियलाइज्ड इट, लेट इट बी। अब नाउ अब इस चीज को, अब यही जो जनरेशन है उसी को इस पे काम करना है कि आगे से हमारे ऐसी चीजें हमारे हाथ से ना जाएं, ठीक है। अब मैं इन्हीं का, मुझसे कहा गया था कि 18वीं और 19वीं सदी के बारे में भी आप कुछ बताइएगा, तो इसीलिए मैंने जेसी बोस का एग्जांपल लेके आया कि ब्रिटिश के टाइम पे भी हम लोग बहुत काम कर रहे थे। हमारे जो इन्वेंशन थे वो तब भी थे, आज भी हैं, लेकिन वैल्यू नहीं थी, विच वी नीड टू राइट नाउ टेक बैक। अब आप देखिए सब मोस्टली जेसी बोस का ये तो पता ही है कि प्लांट्स में फीलिंग्स होती हैं, ये जेसी बोस ने बताया था। और अभी एक नई रिसर्च आई है इजराइल से कि जो टमाटर का पौधा होता है वो अगर हम उसे काटते हैं तो एक मिनट के अंदर
कराहने की आवाज़ या डिस्ट्रेस साउंड छोड़ता है, मतलब जिसे हम दुख की आवाज़ कहते हैं। अगर आप टमाटर के पेड़ को काटेंगे तो वो एक जो आपका सिग्नल है, अल्ट्रासोनिक सिग्नल छोड़ता है, जिसे आप चीख कहते हैं। दैट हैज़ बिन रिकॉर्डेड नाउ, अब तो मशीन्स आ गई हैं, वी हैव रिकॉर्डर्स, एंड इट हैज़ बीन फाउंड आउट दैट अगर आप उसे पानी नहीं डालेंगे या उसकी डंडी तोड़ेंगे तो वो एक कराहने की आवाज़ निकालते हैं प्लांट्स। दैट मीन्स प्लांट्स आर लिविंग बींग्स। अब इसी टेक्नोलॉजी को अगर हम आज की तारीख में यूज़ करें फॉर एग्रीकल्चर, इट्स अ बिग थिंग। आप उस एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए जेसी बोस के काम को, जेसी बेस के क्रिस्कोग्राफ को, उस मशीन से जिसने प्लांट्स के अंदर जान होती है उसे निकालने की कोशिश करी, उसको और इस टेक्नोलॉजी को मिलाएंगे तो यू कैन अचीव वंडर्स। तो यही चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश है ना। और अब क्योंकि 9 ऑलमोस्ट बज गए हैं, मैं ऑलमोस्ट ओवर का, बीच में बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे लगता है, लेकिन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज की तारीख में, हम लोग इसकी मजाक बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं। विमान शास्त्र या एरोप्लेन की, रावण के पास एरोप्लेन था, श्री राम उस पर बैठ के आए थे, इस पर मजाक उड़ाते हैं। मजाक देखिए, एविडेंस नहीं है तो मजाक तो बनेगा ही, ठीक है। जैसे आप मैं बोलूँगा तो इसके ऊपर 50 सवाल होता है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, मैं मान गया ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इस बुक के अंदर जो आज से 2000-3000 साल पहले लिखी गई थी, ये 3000 वर्सेस की बुक, 3000 वर्सेस है इस बुक के अंदर, छोटी मोटी बुक नहीं है, 3000 वर्सेस की बुक को आप फिक्शन माने या फैक्ट माने, ये आप डिसाइड करोगे। मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बता के जाऊँगा, नाउ दैट इज अप टू यू टू डिसाइड, ठीक है। इसी बुक के अंदर एक इन्वेंशन मेंशन है जिसको हम लोग कहते हैं सेंसर। सेंसर नाम सबने सुना है, विच इज कॉल्ड, ठीक है, सेंसर हम हर जगह यूज करते हैं। सेंसर होता है एक इसके अंदर सेंसर मेंशन है विच इज कॉल्ड एज चुंबक मणि, मतलब अगर ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, नीचे जो लैंड माइन है उसे डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसर इसके अंदर मेंशनड है। वो सेंसर बनाने का तरीका, सेंसर की पूरी टेक्नोलॉजी वो उसके अंदर मेंशनड है, और उसी टेक्नोलॉजी को इंडियन गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया था आज से 8-10 साल पहले आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स को, कि आप क्या इसके अंदर से जो वैल्यू से निकाल सकते हो, क्या ये बन सकता है, ठीक है। तो उन्होंने इसको वर्क को जैसा उसके अंदर मेंशनड था उस काम को डेवलप करने की कोशिश करी, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय दीज 3 प्रोफेसर्स ऑफ आईआईटी बॉम्बे। उन्होंने इस सेंसर को which is called as चुंबक मणि, which is used for detecting land mines, चाहे आप इसे हाथ में लेके चलें या उड़ते हुए एरोप्लेन में इस सेंसर को लगा के यूज करेंगे, सो इट इज एबल टू डिटेक्ट अ लैंड माइन। उन्होंने इसको पूरा जैसा बुक में मेंशन था उसे बनाने की कोशिश करी, एंड देयर इज अ फुल मेथड। आप में से अगर कोई मुझे चाहेगा तो मैं आपको मेल करके उस चीज़ के बारे में बता दूंगा, राइट। वो पूरी मेथडोलॉजी इस बुक के अंदर मेंशन्ड है, और जब उन्होंने इसको बनाया आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर्स ने, दे वर सक्सेसफुल इन मेकिंग चुंबक मणि। और आज की तारीख में जितनी भी हमारे साइंस के लोग जानते हैं, जो स्टडीज होती हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन, थर्मल स्टडीज, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग स्टडीज, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग, उन्होंने इस सेंसर के ऊपर बनाया, एंड this sensor was giving all the studies, that means this is a fact। उस किताब में जो चीजें लिखी हुई हैं that is a fact, मतलब जो सेंसर बना है और उस सेंसर ने काम किया है तो इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट करती थी। अगर आप इसका प्रोसेस देखेंगे, ये प्रोसेस ऐसा नहीं है जो केमिस्ट्री की लैब में हम केमिकल उठाते हैं, मिक्स किए और जो वैल्यू ऐसे फेंक दिया। दिस इज अ ग्रीन प्रोसेस, कि आप कौन सी चीज के लेंगे, कैसे छाल को लेंगे, कौन से मेटल को लेंगे, कैसे, दैट इज अ ग्रीन प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस चुंबक मणि का इज मेंशन इन दैट, एंड इट हैज बीन प्रूव्ड बाय आईआईटी बॉम्बे। अब आप इस पे सवाल कैसे उठा सकते हो, लेकिन सॉरी टू से एक तबका है, जैसे में इस तरह की बात होती है वो उछल के आता, नहीं नहीं नहीं, दिस इज ऑल फेक, बट वी आर प्रूविंग इट। द साइंटिस्ट ऑफ दिस कंट्री आर नाउ प्रूविंग कि नहीं ये सच्चाई है। अब आप इस पेपर को चाहे तो सर्च करिएगा, मिलेगा। इसी तरह ये शेप्स वगैरह आपने देखे होंगे त्रिपुरा विमान की, ठीक है। निकोला टेस्ला, इन्होंने निकोला टेस्ला एवरीबडी नोज, ठीक है। टेस्ला ऑल्सो अटेम्प्टेड मेकिंग दिस, इवन हिटलर ट्राइड मेकिंग दिस मशीन विच इज नाउ एन हिडन थिंग। अब इट इज ऑल अप टू यू वेदर यू वांट टू बिलीव इन दिस थिंग। अगर इस फोटोग्राफ को आप देखो तो नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर अब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी गई है, उस वक्त संस्कृत में या जो भाषा थी उसके अंदर है, उसका डिजाइन दे रखा है इलेक्ट्रिक मोटर का डिजाइन।
आप इलेक्ट्रिक मोटर का डिजाइन 2000 साल पहले कैसे बात कर सकते हैं? सो दिस इज गिवन ओवर देयर। अब जो भी लॉस हुआ हमारी जनरेशन्स में, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम देखें। 1 घंटा था मेरे पास, 9:04 हो गए, 1 घंटा था, मैंने कोशिश करी, इसमें और भी चीज़ें थी जो मैंने स्किप कर दी आपको बताने में, राइट, कहाँ पे क्या क्या हुआ, राइट। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, और जितने भी अगली जनरेशन सुन रही है, कि आप वी नीड टू वर्क ओवर दिस, वी नीड टू प्रूव टू द वर्ल्ड दैट दिस वॉज अ ट्रुथफुल थिंग। हम लोगों ने जो काम किया, हम लोग इसको यूज करके आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? मैं ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये वास्को ड गामा का वास्को ड गामा की जो डायरी है, नहीं मिलती वो, आप आपका जो लिस्बन, पोर्टुगल, पोर्टुगल का जो म्यूजियम है, नेविगेशन म्यूजियम, वहां पर वास्को ड गामा की बुक रखी हुई है, जो हम डेली डायरी कहते हैं, जिसे हम डायरी कहते हैं, लॉग डायरी। उस डायरी के अंदर he has mentioned this thing, that the ship of Vasco da Gama was 10 times smaller than what existed in India. मतलब इंडिया के ships were 10 times huge than they were carrying. तो नेविगेशन अपने आप में कोई छोटी चीज थोड़ी है। नेविगेशन नीड्स अ ह्यूज साइंस। आप उसके पीछे कैसे मौसम कैसे कर गया, कितना भार आप उठा सकते हैं उसके ऊपर, उसकी लेंथ ब्रेथ चौड़ाई, कितने सेक्शंस होंगे एक शिप के अंदर, कितनी ग्रेविटी उस पर काम करेगी, वो सारा समझना होता है, और वो समझने के लिए साइंस चाहिए। तो आई होप मैं जो जल्दी, और जितनी जल्दी मैं आपको वो बता सका, कुछ बता पाया हूँ, और आई होप यू पीपल हैव लाइक्ड इट। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कभी आप मेरे से कभी मिलेंगे तो मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो मैंने टॉपिक्स टच किए हैं, मेरा यही कहना है कि आप इन चीज़ों को सर्च करें, सर्च करने के बाद इनके बारे में समझने की कोशिश करें, और समझने के बाद उसे बनाने की कोशिश करें। परपेचुअल रनिंग मशीन जब आप सर्च करते हो तो बहुत कुछ मिलता है। क्यों नहीं इंडियंस ऐसी मशीन बनाने की कोशिश करते? क्यों नहीं हम चुंबक मणि और उन शेप्स को बनाने की कोशिश करते? उसको यूज क्यों नहीं करते हैं? आज की तारीख में जो स्टार्टअप है, व्हाई डोंट दो स्टार्टअप यूज दिस सेंसर्स? तो आई होप आई हैव बीन you people would have enjoyed this talk and liked the talk, and I am again thankful to ITDM for giving me this opportunity. किसी ने कुछ पूछा है? Is there anything that let me see, where is this live thing going on? If you have any queries, you are most welcome to ask. And I can see where is this live video, right? Is there anything that let me see, where is this live going on, right? So I don't see any questions, and I am really thankful to ITDM. आपका मैंने almost 1 घंटा, if you have any queries, so you are most welcome till we meet next time. Thank you so much for having patience and hearing to me. Namaskar. And I can see where is this live video, right? Is there anything that